ओके। हम लोग करते हैं शुरू। देखो, हम लोग जो मॉर्निंग वाली क्लास है, तो मॉर्निंग वाली क्लास में हमारा जो सब्जेक्ट जो हम लोग लेते हैं दैट इज इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग लेके चलते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी। हमेशा की तरह हम लोग थोड़ा सा रिव्यू लेंगे, और रिव्यू लेने के बाद जो रिव्यू से मतलब जो हमने पिछले 1-2 दिन में पढ़ा उसको एक प्रकार से समराइज करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आज का लेक्चर शुरू करेंगे। तो जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री रहती है वो हमारी 2 तरीकों से चलती है। उसमें हमारे पास 2 एस्पेक्ट होते हैं पढ़ने के लिए। जो पहला एस्पेक्ट इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ते हैं वो एस्पेक्ट है हमारे पास ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पहला एस्पेक्ट है। और जो दूसरा एस्पेक्ट जो हमारे पास आता है इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है जी। अब ऐसा रहता है कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया में हमारे पास जो टाइम पीरियड जो होता है दैट इज 1757 से लेके 1857 तक का जो टाइम पीरियड जो है, ये यही टाइम क्योंकि 1757 में पहली जो ब्रिटिशर्स ने जो फाइट की थी इंडिया में, जो किस नाम से जानी जाती है, जो जानी जाती है बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जो जानी जाती है। और 1857 में क्योंकि 1857 में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, सन 57 का जो विद्रोह हुआ था। अब एक बात और है जी, अब हमारे पास इसी को अंग्रेज लोग ना 1857 को सिपाही मुटाइनी के तौर पे भी कहते हैं। मुटाइनी का मतलब होता है विद्रोह, कि कुछ सिपाहियों ने सरकार के खिलाफ, सरकार मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक विद्रोह किया था। तो ब्रिटिशर उसको बड़े पैमाने पे वार कंसीडर नहीं करते। तो एज पर ब्रिटिश ओपिनियन जो 1857 का जो फाइट था वो उसको कंसीडर करते हैं एज ए सिपाही मुटाइनी। जबकि हम इंडियंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, ये आपको फिर इंपॉर्टेंट कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, कि जो सन 57 का जो विद्रोह था उसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस का जो टैग जो था वो किसने दिया था? तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस का जो टैग दिया था वो हमारे दिया था ये वीर सावरकर। वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर के नाम से जिनको जाना जाता है। और उन्होंने 1857 का जो विद्रोह था उसी को टैग दिया था, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस का उन्होंने टैग दिया था, जिसको ब्रिटिशर्स कंसीडर करते हैं सिपाही मुटाइनी। ठीक है जी। अब वीर सावरकर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ये एक हिंदू महासभा से जुड़े हुए लोग थे जो हिंदुइज्म को प्रमोट करना चाहते थे। और वीर सावरकर की ही टीम में काम करते थे नाथूराम गोडसे, जिन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर गोलियां चला के उनको मारा था जी। और उनको मारा था उन्होंने 30 जनवरी 1948 में। ठीक है। तो वीर सावरकर की जो टीम और इनके ऊपर यही टैग, जो गांधीज्म जो गांधी विचारधारा से जो ज्यादा प्रभावित लोग हैं वो इसी को हत्यारा मानते हैं जी। किसका? गांधी का हत्यारा, इसको इसी को मानते हैं वीर सावरकर। ठीक है। इसलिए आज की सोसाइटी में इसको इसको एज ए फ्रीडम फाइटर तो जो थे, लेकिन इतना बड़ा नाम इसको नहीं दिया जाता, क्योंकि इसके साथ ही एक गलत टैग लगा हुआ है कि जो गांधी जी की जो हत्या थी, ठीक है, उसके पीछे इस बंदे का कंट्रीब्यूशन है। मतलब नाथूराम गोडसे को प्रमोट करना, मोटिवेट करना कि वो इतने बड़ी पर्सनैलिटी की हत्या के लिए आगे आए, तो वो टैग इन्हीं को दिया जाता है जो वीर सावरकर। तो वीर सावरकर से क्या जुड़ा हुआ क्वेश्चन, कि जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 का जो विद्रोह था उसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, वो टैग दिया था वीर सावरकर ने। तो हमारे पास क्या रहता है? ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया जो रहता है ये इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का पहला एस्पेक्ट रहता है। ठीक है। और इसके बाद 1857 के बाद जो हिस्ट्री चलती है दैट इज 1947। अच्छा, एक बात और, अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो तो अगर आप लोग कोई बुक उठा के देखोगे तो वो यहां से शुरू करते हैं जी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से शुरू करते हैं। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री जब भी आपको पढ़नी है
एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़नी है, ठीक है, कि चाहे अभी आज के बाद जो भी आप लोग एग्जाम दोगे तो उसमें वो लिखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपको आपने अगर जो दोनों एस्पेक्ट आपने पढ़े होंगे तो आप लोगों के लिए एग्जाम को फेस करना ज्यादा बढ़िया रहेगा और बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से आप एग्जाम को फेस कर पाओगे। और यहां से अगर कोई क्वेश्चन निकलता है तो आप उस क्वेश्चन को बड़े आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो जब भी मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे, जब आप लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी पढ़ोगे तो दोनों एस्पेक्ट को पढ़ना है जी, ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया को भी पढ़ना है और दूसरा एस्पेक्ट हमारे पास जो आता है दैट इज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो ब्रिटिश कंक्वेस्ट का मतलब होता है कब्जा करना। तो अगेन ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया में फर्दर इसको दो हिस्से में हम लोग डिवाइड करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने भारत पे कब्जा किया, उनके सामने दो सबसे बड़े चैलेंज थे। एक चैलेंज उनके सामने जो था वो था उनके सामने यूरोपियन पावर्स, एक था उनके सामने यूरोपियन पावर्स और दूसरा उनके सामने जो चैलेंज था दैट वाज इंडियन रीजनल किंगडम्स, ये उनके सामने दूसरा चैलेंज था। जब हम बात करते हैं यूरोपियन पावर की तो सबसे पहले हमारे पास आगे कौन, पोर्तुगीज, फिर हमारे पास कौन आगे, डच आगे, फिर हमारे पास कौन आगे, इंग्लिश लोग आगे, फिर लास्ट में हमारे पास कौन आगे, फ्रेंच लोग। ठीक है, ये मैंने क्रोनोलॉजिकल आर्डर में इसको लिखा हुआ है। इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि भारत में सबसे पहले कौन फॉरेनर्स लोग आए थे। तो इंडिया में सबसे पहले मॉडर्न पीरियड में, मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले फॉरेनर्स कौन आए थे, पोर्तुगीज, वास्को डी गामा 1498, ठीक है। उसके बाद आए थे डच लोग आए थे, इसके बाद आगे हमारे पास ब्रिटिशर्स पीपल और सबसे लास्ट में हमारे पास आए थे, हमारे देश में आए थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आई थी 1664 में, ठीक है। ओके, तो एक तो चैलेंज था उनके सामने यूरोपियन पावर्स, पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिशर्स और लास्ट वन में आ गया आपके सामने फ्रेंच। और जब हम लोग इंडियन रीजनल किंगडम्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे सामने आता है कौन, बंगाल आता है, इसमें हमारे सामने कौन आता है जी, इसमें हमारे सामने आता है मैसूर आता है, इसमें हमारे सामने कौन आता है जी, बंगाल, मैसूर, मराठास, मराठास, सिख किंगडम, ठीक है, एक्सेट्रा। ये उनके सामने दो चैलेंज थे। तो अब हम लोग यूरोपियन पावर्स को देख रहे थे, कल हमने डिस्कस किया था पोर्तुगीज और डच के बारे में, आज हम लोग थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेंगे इंग्लिश के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे फ्रेंच के बारे में, ठीक है। आई होप आपने जो पिछले 2 दिनों में पढ़ा आपने उसको रिवाइज किया होगा, ठीक है। अब एक बार फिर मैं एक शॉर्ट रिव्यू लूंगा, पोर्तुगीज की बात करूंगा। तो पोर्तुगीज को लेके सबसे पहले हमारे देश में आए थे वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब आए थे, 1498, कैलिकट जैमराइन एम्पायर में आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद पोर्तुगीज 1503 में आए हिंदुस्तान में, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई कहाँ पे, कोचीन, साउथ इंडिया, केरला में, ठीक है। और 1510 में इन्होंने गोवा को कैप्चर किया फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर और परमानेंटली वहीं पे अपना बेस इन्होंने स्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। 1510 में इन्होंने गोवा को कैप्चर किया और 1961 में ऑपरेशन विजय के दौरान, ऑपरेशन विजय के दौरान हमने जो गोवा जो पोर्तुगीज के कब्जे में था, हमने उसके कब्जे से गोवा को छुड़वाया और गोवा भी इनके कब्जे में था। एक और इनके कब्जे में था दमन एंड दीव, एक और एरिया इनके कब्जे में था, वो था दादर एंड नगर हवेली, दादर एंड नगर हवेली। तो आज के समय में गोवा को एक स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, ये पहले 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। तो 26 जनवरी 2020, अभी 2021 चल रहा है, तो 26 जनवरी 2020 को दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, इन दोनों को मर्ज करके, इन दोनों को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बनी, ठीक है। एक बात और, गोवा, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, अगर आप मैप में इनकी लोकेशन देखोगे, अगर मैं इंडिया का एक रफ मैप ड्रा करूं, ये जो एरिया है, ये आपको एरिया दिखेगा गुजरात वाला, जहाँ पे जो एरिया दिखेगा वो आपको दिखेगा सूरत वाला इलाका, ठीक है। जहाँ पे दादरा नगर हवेली, जहाँ पे दमन एंड दीव और नीचे जहाँ पे आपको गोवा देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, ये जो इलाका है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है बच्चे। और ये जो है
इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ। और इसको बोलते हैं हम लोग गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात। अच्छा, अब मैं एक कदम और आगे जाऊंगा वैसे। अब मैं थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में बात चल रही है। ये आ गया हमारे पास, ये ऐसा इलाका। गल्फ क्या होता है? गल्फ होता है एक ऐसी वाटर बॉडी जिसको तीनों साइड से क्या हो, लैंड लैंड लैंड। एक ऐसी वाटर बॉडी जो तीनों साइड से सराउंडेड हो, किससे? लैंड मास से। एक ऐसी वाटर बॉडी जो थ्री साइड से लैंड मास से जुड़ी होगी। तीन साइड उसके लैंड मास होगा, एक साइड से क्या होगा? वाटर बॉडी। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं गल्फ। गल्फ इज एनी वाटर बॉडी विच इज सराउंडेड बाई लैंड मास फ्रॉम थ्री साइड। तीन साइड से, तीन साइड से क्या है जी? आपका लैंड मास है और एक तरफ क्या है जी? वाटर बॉडी। उसको हम लोग बोलते हैं गल्फ। तो अगर आप, ये हमारा ईस्टर्न इंडिया, अगर ये आगे हमारा वेस्टर्न इंडिया, तो जहां पे अगर आप मैप देखोगे इंडिया का तो ऐसी चीज देखने को मिलेगी। ये जो जगह है ना, इसको बोलते हैं हम लोग गल्फ ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ। ये जो इलाका है इसको बोलते हैं रन ऑफ कच्छ। ये जो वाटर बॉडी है ये, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात। तो गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, और गल्फ ऑफ खंबात में ही आपको दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव देखने को मिलेगा। और दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, ये हमने पुर्तगीज से छुड़वाया। माइंड इट, ये जो पूरा हिंदुस्तान जो था, मेनलैंड इंडिया जो था, ये हमने अंग्रेजों से छुड़वाया 1947 में। लेकिन दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव 1961 में। और वो भी मतलब पुर्तगीज भी ये इलाका छोड़ने को तैयार नहीं थे। जैसे अंग्रेजों को हमने जबरदस्ती भगाया ना, पुर्तगीज भी हमारे इस इलाके को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। एक मिलिट्री ऑपरेशन हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस को लॉन्च करना पड़ा 1961 में, और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। तो हमेशा याद रखना बच्चे, ऑपरेशन विजय इज रिलेटेड टू लिबरेशन ऑफ गोवा, लिबरेशन ऑफ गोवा। 36 घंटे हमने फाइट की, ठीक है, पुर्तगीज आर्मी के साथ, और हम सक्सेसफुली अपने इस इलाके से पुर्तगीज से छुड़वाने, पुर्तगीज से छुड़वाने के लिए हम छुड़वाने के लिए कामयाब हो गए हम लोग। ठीक है, छुड़वा सके हम लोग। ठीक है, अब देखो जी, अब एक चैलेंज ब्रिटिशर्स के सामने क्या था? अब क्या था कि 1600 में ब्रिटिशर्स, अभी मैं थोड़ी देर में उससे बात करूंगा, तो 1608 में ना अंग्रेज लोग भी हिंदुस्तान में आ गए थे। ठीक है, तो पुर्तगीज भी जहां बिजनेस करने के लिए आए थे, ब्रिटिशर्स भी जहां बिजनेस करने के लिए आए थे, फिर दोनों के जो ट्रेड इंटरेस्ट जो थे वो कॉन्फ्लिक्ट में आए। ठीक है, फिर इनके बीच में फाइट हुई थी, और वो फाइट भी आप लोगों को पता है, जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ सवाली। बैटल ऑफ सवाली 1612 में हुई थी, जहां पे ब्रिटिशर्स ने पोर्तुगीज को हराया। ठीक है, ठीक है, और उनकी कहानी खत्म थी। पुर्तगीज, एक तो चैलेंज था पुर्तगीज, पुर्तगीज को लेके फिर अभी जिक्र होगा उनके बारे में। फिर उनके सामने था दूसरा चैलेंज, वो था डच। डच लोग भी हिंदुस्तान में आए थे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ये लोग आए थे। इनके साथ अंग्रेजों की लड़ाई हुई थी, जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ बिदारा के नाम से भी कहा जाता है, बैटल ऑफ चिंसुरा के नाम से भी कहा जाता है, बैटल ऑफ हुगली के नाम से भी कहा जाता है। ये लड़ाई हुई थी 1759 में, जहां पे डच लोगों को हराया अंग्रेजों ने। ठीक है, और उनकी कहानी खत्म की। फिर कल मैंने आपको डच लोगों को लेके एक और बात बताई थी कि हमारा जो त्रिवेणाकोर वाला इलाका है, ठीक है, ये जो इलाका है जी, ये जो इलाका है जी, केरला वाला इलाका, जो मालाबार कोस्ट वाला जो इलाका है, ठीक है, मालाबार कोस्ट, त्रिवेणाकोर के राजा थे जिनका नाम था मर्तांड वर्मा। इन्होंने भी डच लोगों को अच्छी खासी पिटाई की थी। उनकी जो लड़ाई थी उनको बोलते हैं बैटल ऑफ चोलास या चोलेस के नाम से उनको कहा जाता है। और ये लड़ाई हुई थी 10 ऑफ अगस्त 1741। तो ये दो लड़ाइयों के बाद डच की जो कहानी थी वो हिंदुस्तान में खत्म हुई थी,
और इन्होंने अपने बिजनेस को कन्फाइन किया था इंडोनेशिया में। और 1824 में एंग्लो डच ट्रीटी भी साइन हुई थी, जिसके तहत इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया था कि डच लोगों का जो भी बिजनेस होगा इंडिया में, अपनी 3 फैक्ट्री इन्होंने हैंडओवर कर दी थी। किसको? ब्रिटिश लोगों को हैंडओवर कर दी थी। और इन रिटर्न इंडोनेशिया में जो बिजनेस था अंग्रेजों का, वो हैंडओवर कर दिया था अंग्रेजों ने। किसको? डच को। तो इसके बाद डच के साथ ये लोग कभी भी कंफ्लिक्ट में नहीं आए। तो डच की कहानी भी जहां पे क्या होती है, खत्म होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो थर्ड फॉरनर्स जो हमारे देश में आए। थर्ड फॉरनर्स जो हमारे देश में आए वो थे हमारे पास इंग्लिश। ठीक है, ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे। ठीक है, और ब्रिटिशर्स ऐसे लोग थे हिंदुस्तान में आ गए, लेकिन वापस जाने का इन्होंने नाम ही नहीं लिया। हिंदुस्तान में परमानेंटली बेस स्टैब्लिश करके बैठ गए ये लोग। ठीक है, और जबरदस्ती हम लोगों को इनको भगाना पड़ा। ठीक है, सच वाज द एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिशर्स। ठीक है, अब अगर हम लोग ब्रिटिशर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग ब्रिटिशर्स की बात करते हैं, तो ब्रिटिशर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है, देखना बच्चे, इसमें क्या रहता है कि जब पुर्तगीज ने अच्छा खासा बिजनेस कर लिया और हमारे पास आ गए, पुर्तगीज के बाद आगे डच लोग, इन्होंने भी अच्छा खासा बिजनेस किया। ठीक है, और जितना ये लोग प्रॉफिट कमा रहे थे ना हिंदुस्तान से, मतलब जहां से रॉ मटेरियल उठा के अपनी इंडस्ट्रीज में लेके जाते थे, तो उसको प्रोसेसिंग करके जो उनका फाइनल गुड था, जब वो यूरोपियन मार्केट में बेचते थे तो ठीक ठाक पैसा कमाते थे जो लोग। और इन लोगों के प्रॉफिट को देखते हुए यूरोप की बाकी कंट्रियों ने भी सोचा कि क्यों ना हम भारत की तरफ अपना रुख करें, जैसे पुर्तगीज और डच लोग मुनाफा कमा रहे हैं, हम लोग भी जाए। ठीक है, हुआ क्या भला? हुआ ऐसे ही 1600 में, 1600 में एक ब्रिटेन, मैं बात कर रहा हूं ब्रिटेन की, मैं बात कर रहा हूं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन में एक कंपनी बनती है, उस कंपनी का नाम बनता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जिसको जाना जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जिसको जाना जाता है। और इस कंपनी को क्या टास्क मिला, और ये टास्क दिया किसने, और टास्क से मतलब क्या हो गया, एक जो उनकी रानी थी क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ 1600 में एक रॉयल चार्टर इशू करती है जी। रॉयल चार्टर का क्या मतलब होता है? रॉयल चार्टर इज नथिंग, एक ऑफिशियल ऑर्डर। जैसे मतलब आज के समय में बात करूं कि रॉयल चार्टर से मतलब हो गया कि जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस से अगर कोई ऑर्डर निकलता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अगर कोई ऑर्डर निकलता है तो वो ऑर्डर इक्विवेलेंट होगा किसके? रॉयल चार्टर के। तो रॉयल चार्टर इज नथिंग, जस्ट ए ऑफिशियल ऑर्डर विच इज इशूड बाय क्वीन एलिजाबेथ ऑफ ब्रिटेन। और रॉयल चार्टर में इनको क्या कहा जाता है? रॉयल चार्टर में ये ऑर्डर मेंशन किया जाता है कि जो ब्रिटेन की जो रॉयल हाउस है, ब्रिटेन की जो सरकार है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सोल राइट प्रोवाइड करती है। सोल राइट का मतलब ओनली कंपनी इन ब्रिटेन, ठीक है, ओनली कंपनी इन ब्रिटेन जिसको ब्रिटेन की सरकार, मतलब जो रानी जो है, वो ऑथराइज करती है कि वो केप ऑफ गुड होप, अगर आप बच्चे फिर मैप देखोगे, आई होप जब आप पढ़ते होंगे तो अपने साथ मैप लेके बैठते होंगे। अगर आपके पास मैप है, मैप से मतलब वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप, तो आप लोग देखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बिल्कुल नीचे आपको कंट्री दिखेगी साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका कंट्री को लेके एक और फैक्ट जुड़ा हुआ है कि साउथ अफ्रीका इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज 3 कैपिटल्स। साउथ अफ्रीका इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज 3 कैपिटल्स। और साउथ अफ्रीका की जो साउथ अफ्रीका की जो करेंसी जो है, उस करेंसी का नाम है रैंड। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका की जो करेंसी जो है दैट इज रैंड। और साउथ अफ्रीका का 3 कैपिटल्स जो है, दैट इज एक प्रिटोरिया आ गया, एक आ गया हमारे पास केप टाउन, 2 आ गए, 2 कैपिटल्स, एंड वन मोर इज देयर,
प्रेटोरिया, प्रेटोरिया केप, एक और है बच्चे, एक और ब्लम फाउंटेन, यस ब्लम, यस 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 किरण यू आर राइट, ब्लम फाउंटेन, मैं बता रहा हूं आपको, ब्लम फाउंटेन, ब्लम फाउंटेन, प्रिटोरिया, प्रिटोरिया एंड लास्ट वन इज केप टाउन, केप टाउन। ठीक है बच्चे, अब देखो जी 3 कैपिटल है, करेंसी है इसकी रैंड, और फिर बच्चे आप लोग देखो कि साउथ अफ्रीका के पास अगर आप लोग मैप देखोगे वहां पे आपको दिखेगा केप ऑफ गुड होप, वहां पे आपको दिखेगा केप ऑफ गुड होप, दिख रहा है बच्चे, मैप देख रहे हो आप लोग, केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप के ईस्टर्न साइड पे जितने भी कंट्रीज है ना, ईस्टर्न साइड मतलब यहां से सूर्य निकलता है पूर्व की साइड, उन सब कंट्रीज के साथ ट्रेड करने का जो सोल राइट जो मिला ना, वो सिर्फ मिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, एक रॉयल चार्टर इशूड बाय क्वीन एलिजाबेथ एंड दिस रॉयल चार्टर ओनली अथोराइज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, टू गो एंड ट्रेड विद दोज कंट्री विच लाइज टू द ईस्टर्न साइड ऑफ द केप ऑफ गुड होप। अगर आप वर्ल्ड मैप देख रहे होंगे तो केप ऑफ गुड होप के ईस्टर्न साइड पे जितने भी कंट्रीज हैं आपको दिख रहा होगा, अफ्रीका की कुछ कंट्रीज आती हैं, है ना, जहां पे हमारे पास एशिया की बड़ी सारी कंट्रीज आती हैं, एशिया तो है ही है, ईस्टर्न साइड पे है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड करने का जो सोल राइट जो मिला वो मिला किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, मतलब कोई भी और कंपनी ब्रिटेन की तरफ से यहां पे आके ट्रेड नहीं कर सकती थी। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ रॉयल चार्टर। अब प्रॉब्लम ये हुई कि इनको भी आना था सी रूट के थ्रू, अब सी रूट के थ्रू आएंगे तो पहले से ही अलग अलग जगह पे पोर्तुगीज ने अच्छा अपने 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 स्टेशन सेट कर रखे थे, फिर पुर्तगीज के बाद आगे हमारे पास ये डच लोग आए थे, कुछ और भी यूरोपियन कंट्री जो थी, ये लोग क्या करते थे, ये लोग क्या करते थे, अगर इनकी राइवल कंट्री प्रतिद्वंदी कंट्री से कोई शिप आता था तो उसके शिप को ये इनकी यही कोशिश होती थी कि किसी तरीके से उसके शिप को डिस्ट्रॉय किया जाए ताकि वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे ना बढ़ पाए और ताकि वो आगे जाके बिजनेस ना कर पाए, क्योंकि बिजनेस करेगा तो उनका जो ट्रेड जो इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा, हैम्पर होगा। तो 1600 में रॉयल चार्टर मिला, लेकिन लेकिन 1608 में ये लोग कामयाब हुए इंडिया पहुंचने में। इमेजिन करो 8 साल लग गए इनको। ठीक है, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जो पहली जर्नी इनकी शुरू हुई, जर्नी फर्स्ट, जर्नी सेकंड, जो 2 जर्नी आई किसकी किसकी जर्नी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 शिप पहले आए, दे वर अनसक्सेसफुल इन रीचिंग इंडिया, क्योंकि इनकी जो राइवल कंट्री जो थी उन्होंने इनका रास्ता ब्लॉक कर दिया, और रास्ता ब्लॉक करने के बावजूद ये लोग हिंदुस्तान पहुंच नहीं पाए। तो फाइनली 1608, फिर आपको पता होना चाहिए बच्चे, एक शिप आया जिसके कैप्टन थे कैप्टन हाकिंस, कैप्टन हाकिंस। ठीक है बच्चे, और एक और आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके आपके एसएसबी के एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कैप्टन हाकिंस जिस शिप के द्वारा हिंदुस्तान में आया उस शिप का नाम क्या था। तो ये नाम याद रखना बच्चे, हेक्टर, हेक्टर वाज ए नेम ऑफ ए शिप। ठीक है, जिसको राइड करके कैप्टन हाकिंस भाई साहब हमारे हिंदुस्तान में पहुंचे। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना आप लोग, हेक्टर, हेक्टर इज नथिंग व्हाट नेम ऑफ ए शिप, और जिसको राइड करके हमारे हाकिंस भाई साहब हमारे हिंदुस्तान में आए। ठीक है बच्चे, अब देखो जी, अब कैप्टन हाकिंस हमारे हिंदुस्तान में पहुंचे, तो कल मैंने आपको मुगल एम्परर्स के बारे में बताया था जी, आपको कल मैंने इसलिए आपको बताया था ताकि टाइमलाइन आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, टाइमलाइन क्या बोला, फिर मैं फटाफट लिखूंगा, बाजी सब्जी, बाजी सब्जी फार मासा, बाजी सब्जी फार मासा। तो पहले बी का मतलब होता है बाबर, एच का मतलब हो गया आपका हिमायू, आपका मतलब हो गया हिमायू, ए से मतलब हो गया अकबर, और जे से मतलब हो गया आपका जहांगीर, और एस से मतलब हो गया आपका शाहजहां, और ए से मतलब हो गया आपका औरंगजेब। ठीक है, फिर इसका मतलब हो गया बहादुर शाह, इसका मतलब हो गया जहांगीर शाह, और फार से मतलब हो गया आपका फारूक सियार, फारूक
सीआर, और टाइमलाइन भी आपने 1526 से लेके 1530 तक, 1530 से लेके 1540 एंड 1555, ये आ गया 1556, ये चीज आ गई। फिर अकबर 1556 से लेके ये आ गए भाई साहब हमारे पास 1605 में, और 1605 से लेके 1627 तक 1627। अब टाइमलाइन से ही क्लियर हो गया बच्चे। ये भी कई बार पूछ सकते हैं अगर आपके एग्जाम में कि जब हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेज पहुंचे, अंग्रेज हिंदुस्तान में पहुंचे 1608 में, तो उस समय जो हमारे मुगल एम्परर कौन थे हमारे भाई साहब? जहांगीर भाई साहब थे। जहांगीर भाई साहब बाज बाज द मुगल एम्परर। ठीक है बच्चे। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, थोड़े दिन पहले मैं ऐसे न्यूज में सुन रहा था, आपको सुन के हैरानगी होगी कि मुगल एम्परर के जो वंशज है, डायनेस्टी, इनकी आज भी चलती है। ठीक है। आज भी एक आदमी है, उसका मैं पूरा नाम भूल गया, उसका नाम के साथ लगता है टुसी, TUCY, टुसी। कुछ मुस्लिम पहले कुछ वर्ड है, फिर है लास्ट में टुसी। उस आदमी वो अपने आप को क्लेम करता है कि वो मुगल एम्परर का वंशज है। ठीक है। और उसने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर रखी है कि जो रेड फोर्ट जो है, जो मोती मस्जिद जो है, जितने भी मॉन्यूमेंट्स मुगल एम्परर के द्वारा कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, ठीक है, उसका ओनरशिप राइट इस बंदे को मिले। ठीक है। एज पर द ओपिनियन ऑफ दिस मैन कि जे भाई उनके फोर फादर्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है। जिसको गवर्नमेंट ने इलीगली अपने कब्जे में लिया हुआ है। ठीक है। तो आप लोग पक्का गूगल करना इस चीज को, बंदे को पक्का देखना जी। ठीक है। बंदे की हालत जो है, बंदा है गरीब है, लेकिन आप इमेजिन करो कुछ वक्त था इसके खानदान के लोग पूरे हिंदुस्तान में नाम चलता था उनका, हिंदुस्तान पे राज करते थे, और फिर आज ऐसा वक्त आ गया तो इसके लिए बोलते हैं कि इसको तो खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। ठीक है। और एक और चीज देखना आप लोग, यूट्यूब पे देखना इसको, या गूगल पे सर्च करना, कैप जे वही पहनता है मुगल, जैसे अकबर पहनता है ना कैप, जोधा अकबर सीरियल आपने देखा होगा, वहां पे अकबर जो कैप पहनता वैसा ही कैप जे आदमी भी पहनता है। ठीक है। तो पक्का इसको गूगल करके देखना, जिसपे ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ आपके एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए कि मुगल एम्परर जो है, इनके वंशज जो हैं आज भी एग्जिस्ट करते हैं जी। ठीक है। और खास करके दिल्ली में जो मुस्लिम कम्युनिटी के नाम के साथ मिर्जा लगता है ना, मिर्जा, तो वो भी अपने आप को क्लेम करते हैं कि भाई हम लोग मुगल्स के खानदान से हैं, मुगल की फैमिली से हैं। रीजन बिंग इसलिए अलग अलग, कुछ टूसी है, कुछ मिर्जा है, वो इसलिए कि एक मुगल एम्परर बड़ी सारी क्या करता था, शादियां करता था। तो बड़ी सारी शादियों से उनकी जो औलादें होती थी, तो वो अलग अलग जगह पे वो फैली हुई हैं। तो वो उस लीनियज से भी कुछ लोग क्लेम करते हैं कि हम लोग मुगल वंशज से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो उनके नाम के साथ दिल्ली में जो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, अगर उनके नाम के साथ मिर्जा लगता है ना, तो क्लियर है कि वो लोग भी कहीं ना कहीं जो मुगल वंशज जो है, उससे जो है वो उनका टाइप है जी, उससे संबंध है जी, उनके ब्लड रिलेशन है जी उनके साथ। लेकिन जो जो जे भाई साहब जो हैं, ये बोलते हैं कि भाई मुझे ऑनरशिप राइट दो, जितना भी जो हमारे फोर फादर्स ने जो कंस्ट्रक्शन किया है, वो उसके ऊपर ऑनरशिप राइट मुझे मिलना चाहिए। ठीक है। इसकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में अभी भी फाइल है जी, चल रहा है जी इसका केस। ठीक है। ओके। अब देखो जी, अब बात ऐसे आती है, हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? कैप्टन हाकिंस के बारे में बात कर रहे थे। कैप्टन हाकिंस पहुंचे कहां पे? 1608 में जो लोग पहुंचे, कहां पे पहुंचे? हिंदुस्तान में पहुंचे। और उस वक्त राज जो था वो किसका था? जहांगीर का था। ठीक है। और कैप्टन हाकिंस समहाउ मैनेज टू एस्टैब्लिश ए गुड कॉन्टैक्ट विद जहांगीर, और 1609 में बच्चे इसको परमिशन ग्रांट हो जाती है। इसको परमिशन वाज ग्रांटेड। ठीक है। क्या परमिशन वाज ग्रांटेड? कि वो सूरत में अपनी फैक्ट्री को स्टैब्लिश कर सकते हैं, दैट दे कैन स्टैब्लिश देयर फैक्ट्री एट सूरत। लेकिन सूरत में मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले हमारे जहां पे पहुंचे थे कौन? पुर्तगीज पहुंच चुके थे। तो सूरत में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश कर चुके थे कौन? पुर्तगीज। तो पुर्तगीज ने हर एक पॉसिबल एफर्ट किया कि ब्रिटिशर किसी तरीके से वहां पे फैक्ट्री को स्टैब्लिश ही ना कर पाए।
ठीक है, वहां पे उनकी फैक्ट्री ही ना बन पाए, तो पुर्तगीज ने हर पॉसिबल एफर्ट किया और अपने उस एफर्ट में वो लोग कामयाब भी हो गए। तो बाद में परमिशन ग्रांट हुई, ठीक है, पहले परमिशन ग्रांट हुई, बाद में इसकी जो परमिशन जो था दैट वाज विदड्रॉन, दैट वाज विदड्रॉन। अब ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई जब तक पुर्तगीज हमारे सूरत में हैं तब तक ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि भी हम लोग सूरत में अपनी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश कर सकें। ठीक है जी, अब क्या हो गया जी, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया कि जे हमारे जो, अच्छा एक बात और, ओके, अब क्या हो गया, जे 1611 में, मैं बात कर रहा हूं 1609 में कैप्टन हाकिंस की बात आ गई, फिर क्या आ गया हमारे पास 1611, 1611 में ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे जिनका नाम था कैप्टन मिडलटन, कैप्टन मिडलटन, ठीक है, सक्सेसफुली obtained a permission to establish a factory in सूरत, याद रखना बच्चे, to establish a factory in सूरत, to establish a factory in सूरत। और बच्चे एक बात और मैं आपको कहूंगा, जे परमिशन इनको ग्रांट जहांगीर ने ग्रांट नहीं किया था, इसको जे परमिशन जो ग्रांट की थी वो ग्रांट की थी गवर्नर ऑफ गुजरात, फ्रॉम द गवर्नर ऑफ गुजरात से इनको जो परमिशन ग्रांट हुई थी। ठीक है, और जैसे इनको परमिशन ग्रांट हुई, ठीक है, फिर जैसे फैक्ट्री बनाने का काम शुरू हुआ, फिर पुर्तगीज के साथ जो लोग फिर कॉन्फ्लिक्ट में आए, और 1612 में बच्चे फिर मैं शुरू की तरह बताया कि बैटल ऑफ सवाली होता है। बैटल ऑफ सवाली किसके बीच में होता है, पुर्तगीज और पुर्तगीज के बीच में, और होता है जे जे ब्रिटिशर्स के बीच में, जिसमें ब्रिटिशर्स पुर्तगीज को हरा देते हैं बैटल ऑफ सवाली में। और 1613 में 1613 में इनकी जो पहली फैक्ट्री जो है वो कहां बन के तैयार हो जाती है, इनकी जो पहली फैक्ट्री जो बन के तैयार हो जाती है वो आपकी तैयार हो जाती है सूरत। तो सूरत को लेके फिर मैंने आपको बताया था, सूरत एक कोस्टल एरिया है गुजरात में, एंड सूरत इज ऑन दी बैंक ऑफ रिवर तापी। सूरत को ही सिल्क सिटी के नाम से कहा जाता है, सूरत को ही डायमंड सिटी के तौर पे कहा जाता है, और सूरत इज फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल के लिए सूरत फेमस है। और सूरत में एक और आर्ट एंड कल्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूरत इज फेमस फॉर जारी क्राफ्ट। तो जारी क्राफ्ट इज नथिंग, ये एक स्पेशल टाइप की जो एम्ब्रॉयडरी जो है जो कॉटन और सिल्क की साड़ी पे की जाती है, और इस बात से सूरत की साड़ी जो है वो फेमस है। सूरत साड़ी इज फेमस ड्यू टू जारी क्राफ्ट। तो ये कुछ फैक्ट जो हैं वो जुड़े हुए हैं सूरत शहर के साथ। तो 1613 में ब्रिटिश सरकार वहां पे अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाती है। तो माइंड इट, 1609 में परमिशन ग्रांट हुई थी कैप्टन हाकिंस को, लेकिन लेटर ऑन ड्यू टू प्रेशर ऑफ पोर्टुगीज दिस परमिशन वाज विथड्रॉन। तो लेटर ऑन कैप्टन मिडलटन, अनदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर, ही मैनेज्ड टू गेट परमिशन, बट ही वाज एबल टू गेट परमिशन ओनली फ्रॉम द गवर्नर ऑफ द गुजरात। ठीक है, 1612 में बैटल ऑफ सवाली, 1613 में उनकी पहली फैक्ट्री बनके निकलती आती है सूरत में। अच्छा एक बात और, अभी आप थोड़ा सा परेशान होंगे सर गवर्नर कहां से आ गए, तो गवर्नर से मतलब हो गया बच्चे, होता क्या था, जैसे मुगल एम्परर जो थे, मुगल एम्परर ने, जैसे हमारे पास इंडिया है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कैसे रूल करती है, हमारा जो इंडिया है उसको 28 स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है जी। ठीक है, तो हर एक स्टेट का क्या होता है जी, गवर्नर होता है। ठीक उसी तरीके से मुगल एम्परर का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन जो था दैट वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस। वहां पे क्या हुआ करती थी, प्रोविंस हुआ करती थी, प्रोविंस हुआ करती थी, प्रोविंस हुआ करती थी, मद्रास प्रोविंस, ठीक है, बंगाल प्रोविंस, ये रूल किया करते थे। तो जो प्रोविंस का जो हेड हुआ था ना वो होता था गवर्नर। ठीक है, और प्रोविंस को फर्दर छोटे छोटे, जैसे स्टेट को डिवाइड कर किया होता ना डिस्ट्रिक्ट में, उस समय प्रोविंस को डिवाइड करते थे सूबा में, ये फलाना सूबा है जी, ये फलाना सूबा है जी। और सूबा का जो हेड होता था ना उसको बोलते थे सूबेदार। हु वाज सूबेदार,
सूबेदार वाज हेड ऑफ सूबा, सूबेदार वाज हेड ऑफ सूबा। और सूबेदार किसको रिपोर्ट करता था? गवर्नर। और गवर्नर किसको रिपोर्ट करता था? मुगल एम्परर। ये उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हुआ करता था मुगल एम्परर के टाइम पे। तो मुगल एम्परर वाज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्रोविंस, और प्रोविंस को हेड करता था गवर्नर, और प्रोविंस को फर्दर डिवाइड किया हुआ था इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ सूबास, और सूबास को जो हेड करता था उसको बोलते हैं सूबेदार। और जो गुजरात का जो प्रोविंस जो था उसके गवर्नर ने परमिशन ग्रांट की कैप्टन मिडलटन को कि वो अपनी फैक्ट्री को स्टैब्लिश कर सकता है। कहां पे? कहां पे? कहां पे स्टैब्लिश कर सकता है? सूरत में। और अगेन वो भी सूरत में स्टैब्लिश करेगा आफ्टर पेइंग एनुअल रेंट। एनुअल कुछ रेंट पे करना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसके बदले में उसको परमिशन ग्रांट हुई थी। लेकिन फिर चैलेंज आया पोर्तुगीज के सामने। तो पोर्तुगीज और ब्रिटिशर्स के बीच में फाइट हुई 1612 में, जिसको बैटल ऑफ सवाली के नाम से कहा जाता है। तो सवाली नथिंग सूरत के पास पे एक गांव है, और इसी गांव में दोनों जो यूरोपियन पावर्स थी इनकी आर्मी आमने सामने हुई, और इन दोनों के बीच में फाइट हुई। और इस लड़ाई में जो पोर्तुगीज जो थे इनको हार का सामना देखना पड़ा, और उनकी जो पहली विक्ट्री थी ओवर यूरोपियन पावर्स वो सक्सेसफुल हुई। ठीक है जी। अब हम आगे बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं कि भाई फिर क्या हो गया कि हमारे पास फिर एक और ऑफिसर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक और ऑफिसर आते हैं जिसको बोलते हैं सर थॉमस रॉय। सर थॉमस रॉय ये कौन थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर जो हैं। अगेन ये इंडिया में आते हैं, इंडिया में आते हैं जी 1616 में आते हैं जी। ये भाई साहब जनवरी 1616 में ये हिंदुस्तान में आते हैं, और ये हिंदुस्तान में रहते हैं फरवरी 1619 तक ये हिंदुस्तान में रहते हैं। और सर थॉमस रॉय फिर ये जाते हैं किसके जी? जहांगीर की कोर्ट में। या कहां जाते हैं जी? जहांगीर की कोर्ट में जाते हैं। और ऐसा कहते हैं कि सर थॉमस रॉय, जहांगीर की पत्नी बीमार हो गई थी, ठीक है, उसकी पत्नी का इलाज करते हैं सर थॉमस रॉय। और उसके काम को देखते हुए जहांगीर इतने खुश हुए कि उसने बोला भाई साहब क्या चाहते हो जी आप? नहीं सॉरी, जहांगीर की पत्नी नहीं थी, जहांगीर का बेटा था जी। ठीक है, कोई एक बेटा इसका बीमार था। ठीक है, उसके बेटे का इलाज किया था किसने? सर थॉमस रॉय ने। और जहांगीर ने उसको क्या बोला कि भाई जितना मेरे बेटे का जो वजन है ना, वेट, इसके इक्विवेलेंट में तेरे को सोना दूंगा जी। इमेजिन करो कितने रिच लोग हुआ करते थे उस टाइम के हमारे मुगल एम्परर। उसने बोला मेरे बेटे का जितना वेट है इसके इक्विवेलेंट मैं तेरे को प्योर गोल्ड दूंगा, ठीक है, इनाम के तौर पे। बट सर थॉमस रॉय ही रिफ्यूज्ड। सर थॉमस रॉय ही रिफ्यूज। सर मुझे गोल्ड नहीं चाहिए, मुझे किसी भी प्रकार का मॉनेटरी बेनिफिट नहीं चाहिए, सिर्फ आप मुझे अलग अलग हिस्सों पे फैक्ट्री खोलने का, फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन ग्रांट कर दो। ठीक है, मेरे पुराने ऑफिसर, ठीक है, कैप्टन हाकिंस आप ही कोर्ट में आए थे, जहांगीर की कोर्ट में गए थे, आपने उनको परमिशन ग्रांट की थी सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए। लेकिन सूरत में फैक्ट्री खोली, लेकिन बाद में आपने आप ही के द्वारा दी गई परमिशन को आपने पोर्तुगीज के प्रेशर में आके परमिशन को विड्रा कर दिया था। सो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज गिव योर रिकमेंडेशन दैट आई मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी should able to establish more number of factories at different points under your jurisdiction। मतलब जो जितने भी इलाके आपके अंडर आते हैं वहां पे अलग अलग जगह पे हमें और फैक्ट्री खोलने की परमिशन ग्रांट कर दो। बात समझ आ गई बच्चे? तो वही फिर वो राजा था, उसने बोला तथास्तु, जो तेरी इच्छा है वो पूरी होगी थॉमस रॉय, तूने चिंता बिल्कुल नहीं करनी, जो तू चाहता है वो मैं तेरे को दूंगा, तेरे को परमिशन भी ग्रांट दूंगा। और बोलता है कि इंडिया के अंदर जो भी तुम ट्रेड करोगे, फ्री ट्रेड, जो भी तुम लोग ट्रेड करोगे। अच्छा एक बात, जो फ्री ट्रेड और एक फ्री ट्रेड और एग्जाम्पशन फ्रॉम इनलैंड टोल। ठीक है, फ्री ट्रेड एंड एग्जाम्पशन फ्रॉम इनलैंड टोल। बात समझ आए बच्चे? तो फ्री ट्रेड और एग्जाम्पशन का मतलब क्या हो गया
कि इंडिया में आप ट्रेड करो, आपको किसी भी प्रकार का आपको ट्रेड जो है इंडिया की बात कर रहे हैं, ये बात चल रही है कहां पे, गुजरात की बात चल रही थी जहां पे, ठीक है, कि वहां पे आप ट्रेड करो, आपको किसी भी प्रकार का टोल वगैरह नहीं देना पड़ेगा जी, ठीक है जी। इसके बाद 1616 में ये एक और फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं कहां पे, मसूलीपट्टनम। एक और फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं मसूलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम के तौर पे भी कहा जाता है। और मसूलीपट्टनम को लेके मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कल बताए थे कि मसूलीपट्टनम जो है आज के समय में इसकी जो लोकेशन है वो हाँ आंध्र प्रदेश में, और मसूलीपट्टनम इज ऑन दी बैंक ऑफ रिवर कृष्णा, और मसूलीपट्टनम इज फेमस आर कलमकारी पेंटिंग। याद रखना बच्चे, ये आर्ट एंड कल्चर पूछ सकते हैं जी आपके एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन बन के आ सकता है जी, ठीक है। और फिर इसके साथ ये लिखती है आपने मसूलीपट्टनम में एक और फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं, और 1632 में इनको मिलती है राइट टू ट्रेड, राइट टू ट्रेड इन गोलकंडा, गोलकंडा किंगडम, ठीक है बच्चे। मैं ऐसे बताता हूं आपको, रफली एक मैप बताता हूं। जे आ गया आपके पास, जे मैं सेंट्रल इंडिया ले रहा हूं, तो जहां पे एक डायनेस्टी हुआ करती थी विजयनगर एम्पायर, तो विजयनगर एम्पायर के बिल्कुल नीचे एक किंगडम हुआ करता था, इसको बोलते हैं बहमानी किंगडम, ठीक है। जैसे एक का हमने कल जिक्र भी किया था, सुल्तान ऑफ बीजापुर, तो 1510 में सुल्तान ऑफ बीजापुर से गोवा को छीना था पुर्तगीज ने। तो जो सुल्तान ऑफ बीजापुर जो है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ बहमानी किंगडम। और बहमानी किंगडम में ही एक इलाका हुआ करता था गोलकंडा, गोलकंडा किंगडम, और इस गोलकंडा वाले इलाके में कुतुब शाही डायनेस्टी रूल करती थी। तो यहां से भी 1632 में इनको परमिशन मिल जाती है कि वो इस इंडिया में, थोड़ा सा साउथ इंडिया में गोलकंडा वाले किंगडम वाले इलाके में भी वो ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। फिर 1651 में, 1651 में जो नवाब ऑफ बंगाल थे, नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल, उसका नाम था सुजाउद्दीन, नॉट सिराजुद्दौला बच्चे, नाम याद रखना, सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन नवाब ऑफ बंगाल ग्रांट, ग्रांट कंपनी राइट, कंपनी राइट टू ट्रेड, ग्रांट कंपनी राइट टू ट्रेड आफ्टर पेइंग ड्यूटी, आफ्टर पेइंग ड्यूटी। आप 1651 में बोला कि नवाब बंगाल सुजाउद्दीन, ठीक है, उसको परमिशन मिल जाती है कि वो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर पेइंग ड्यूटी, उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, और टैक्स पे करने के बाद वो क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, कहां पे, बंगाल में, ठीक है। अच्छा, फिर एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी, 1661 में ही, 1661 में पुर्तगीज की जो रानी थी, मतलब पुर्तगीज के राजा की जो बेटी थी, ठीक है, उसकी शादी हुई थी, ठीक है। पुर्तगीज के राजा की जो बेटी थी, क्यों नहीं बोलेंगे उसको, बोलेंगे प्रिंसेस, राजकुमारी, प्रिंसेस। 1661 में पुर्तगीज के राजा की बेटी थी, पुर्तगीज प्रिंसेस थी, और उसका नाम था कैथरीन डी ब्रैगेंजा, कैथरीन डी ब्रैगेंजा, ये राजकुमारी का नाम है जी। इसकी शादी हुई थी प्रिंस चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये आपको समझ आ जाएगा। प्रिंस चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, इनके बीच में शादी हुई थी। मतलब अब पुर्तगाल के राजा और इंग्लैंड के राजा अब आपस में क्या हो गए, समझी बन गए जी, बात समझ आई। और पुर्तगीज ने जो बॉम्बे जो शहर था ना, बॉम्बे जो शहर था, वो दहेज के रूप में इंग्लैंड के राजा को दे दिया था जी। प्रिंस चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड को बॉम्बे शहर जो था वो दहेज के तौर पे दे दिया था, बात समझ आई। और प्रिंस चार्ल्स टू ने क्या बोला कि भाई मैं बॉम्बे को क्या करूंगा, इन्होंने बॉम्बे शहर ना, बॉम्बे शहर
किसको दे दिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसने बोला आप मुझे सालाना एनुअल रेंट पे करो, और उसके बदले में मुंबई शहर ऑन रेंट प्रिंस चार्ल्स टू ने दे दिया था। किसको? वो दे दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और बोलते हैं उस समय मुझे एनुअल 10 पाउंड जो थे वो रेंट चार्ज करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो कहने का मतलब क्या हो गया? बॉम्बे शहर जो था वो अब किसके कब्जे में आ चुका है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ चुका है जी। ठीक है जी। फिर आपने कपिल शर्मा के शो में आती है ना वो अर्चना पूरन सिंह, उसने भी एक फिल्म आई थी कुछ कुछ होता है शाहरुख खान की, उस फिल्म में इसका रोल प्ले किया था जी, मिसेस ब्रैगेंजा। नॉट ए प्रिंसेस, क्यों मतलब उसका नाम था जो उस फिल्म में मिसेस ब्रैगेंजा। आई एम नॉट सेइंग कि वो उसने पुर्तगीज की प्रिंसेस का रोल प्ले किया, दैट इज नॉट ए स्टोरी, बट मैं नाम बता रहा हूँ मिसेस ब्रैगेंजा, अर्चना पूरन सिंह उसका नाम था जी कुछ कुछ होता में। ठीक है, अर्चना पूरन सिंह मिसेस ब्रैगेंजा, ताकि आपको याद हो जाएगा जी कि कैथरीन डी ब्रैगेंजा जब पुर्तगीज पुर्तगीज प्रिंसेस पुर्तगीज की प्रिंसेस थी, इसकी शादी हुई थी प्रिंस चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, और बॉम्बे शहर दहेज के तौर पे पुर्तगीज ने दिया था। किसको? अंग्रेजों को दिया था, प्रिंस चार्ल्स को दिया था। उनका सन इन लॉ अपने जोड़ी को दिया था उन्होंने। ठीक है, तो प्रिंस चार्ल्स टू ने अपना जो बॉम्बे शहर जो था वो दिया था किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, अगेंस्ट एनुअल रेंट ऑफ 10 पाउंड। ओके, ये आपको सिर्फ कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता रहा हूं। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिख लो, पढ़ लो, आपका मॉडर्न हिस्ट्री के कंसेप्ट के अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है जी। ऐसा ऐसा कुछ हुआ था जी। ठीक है, ओके। जब एक बात और, 1612 में बैटल ऑफ स्वाले हुआ, जब इनके बीच में पारिवारिक मैट्रिमोनियल अलायंस बन गया ना, पारिवारिक संबंध स्टैब्लिश हो गए, उसके बाद डच ने कभी भी इंडिया में ब्रिटेन के काम में कभी भी सॉरी नॉट ब्रिटेन, आई एम टॉकिंग ऑफ पुर्तगीज, पुर्तगीज नेवर इंटरफेयर इन वर्किंग ऑफ ब्रिटेन ब्रिटिशर्स इन इंडिया। उसने बोला कि ठीक है जी, ये हमारे सन इन लॉ का इलाका है जी, हम लोग फिर से इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो पुर्तगीज की कहानी ये फाइनल ब्लो था जी। इसके बाद उन्होंने कभी भी हिंदुस्तान में इंटरफेयर किया ही नहीं, सिर्फ अपना इलाका उनको मिला था, गोवा, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, अपना छोटे से 2-3 इलाके थे, वही के थ्रू भी अपना छोटा मोटा ट्रेड करते थे। लेकिन इनका जो पॉलिटिकल एक्सपेंशन के तौर में इन्होंने कभी भी एफर्ट नहीं किया। ठीक है, आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस मैट्रिमोनियल एलियन। तो 1651 में जो बंगाल का जो नवाब था, उन्होंने शुजाउद्दीन ने परमिशन ग्रांट की, देखो जी, आफ्टर पेइंग ड्यूटी, कि आप टैक्स पे करो, आप बंगाल में आके क्या कर सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो। ठीक है जी। अब आप देखो जी 1661, अब आप फिर पहुंच जाओ बच्चे 1691 में। 1691 अगेन आपको मुगल एम्परर की टाइमलाइन देखनी है, और मुझे बताना है कि 1691 में उस समय पे जो 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 थे हमारे मुगल एम्परर कौन थे। अगर आप टाइमलाइन देखोगे तो आपको दिखेगा कि उस समय जो मुगल एम्परर थे 1691 में, वो थे औरंगजेब भाई साहब। ठीक है, और औरंगजेब भाई साहब भी एक रॉयल फरमान जारी करते हैं जी। रॉयल फरमान का मतलब एक ऑफिशियल ऑर्डर उनकी तरफ से निकल के आता है कि भाई भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी इज एग्जेम्प्टेड, ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जेम्प्टेड टू पे, ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जेम्प्टेड टू पे कस्टम ड्यूटी इन बंगाल, तो कस्टम ड्यूटी इन बंगाल। ठीक है जी। और इसके पीछे की कहानी भी यही है कि औरंगजेब, आपको पता है मुस्लिम जो मुगल एम्परर जो होते थे, ये क्या करते थे, इनका हरम होता था। हरम 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 का मतलब था, मान लो इन्होंने किसी जगह पे अटैक किया, और अटैक करके उस जगह को अपने कब्जे में ले लिया, कि वहां पे जितने भी फीमेल्स होते थे ना, उन सब फीमेल्स को इकट्ठा करके ये हरम में ले आते थे। ठीक है, हरम मतलब एक एक इनका एक 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 अपना कुछ बिल्डिंग वगैरह होती होगी, वहां पे सारी फीमेल्स को इकट्ठा करके ले आते थे जो लोग। ठीक है, और वहां पे कुछ औरतें एकदम से बीमार पड़ गई, तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे एक डॉक्टर थे, उन्होंने उन सारी फीमेल्स का क्या किया था, इलाज किया था। ठीक है, और उसके काम को देखते हुए औरंगजेब ने ना उनको बोला था कि बोल भाई क्या चाहता है तू। ठीक है, उन्होंने फिर बोला कि सर बंगाल में हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं, कृपया करके
हमें जो कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है ना, वो कस्टम ड्यूटी से हमें बचा दो जी, हम कस्टम ड्यूटी नहीं देना चाहते। तो औरंगजेब बोला कोई चक्कर नहीं, तो तू जो तू चाहता है वही होगा। तो औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एग्जेम्प्ट किया टू पे कस्टम ड्यूटी इन बंगाल। तो कस्टम ड्यूटी मेरे ख्याल से आप लोग समझते होंगे ना। तो कस्टम ड्यूटी क्या होता है? जब एक कंट्री का सामान दूसरी कंट्री पे आता है, जब ए कंट्री का सामान बी पे आता है, तो बी कंट्री क्या करती है, ए से आए हुए सामान के ऊपर टैक्स लगाती है। बाहर किसी दूसरी कंट्री से सामान को जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं ना, उसके ऊपर सरकार जो है ना वो क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग? कस्टम ड्यूटी लगाते हैं। ठीक है। हाँ 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 जी हाँ, जी जी जी। जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ना इसको, तो जैसे आप काटोगे ना, कोई 5-6 घंटे के बाद ना, जब आप रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाओगे वहां मिल जाएगा आपको। कोई बात नहीं, आप ऐसा करो ना, अभी आप काट दो, तो 6 घंटे के बाद ना आप जो रिकॉर्डिंग सेक्शन होगा ना, रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग में चले जाना, क्लिक करना, वहां पे अपने आप अपलोड हो जाएगा, वहां देख सकते हो आप। ओके ओके ओके, ठीक है। अब क्या है, कस्टम ड्यूटी क्या करनी पड़ती है, पे करनी पड़ती है। ठीक है जी। अब देखो, औरंगजेब ने उनको एग्जाम्प्ट कर दिया था। अब देखो, बात समझ आई बच्चे? ये बात कर रहा हूं बंगाल में। फिर 1717 की बात कर रहा हूं बच्चे। फिर टाइमलाइन देखो, फिर टाइमलाइन देखो, फिर मैं वो शायद टाइमलाइन कल बताया था, आज नहीं मैं आपको बताया। 1707 तक आगे औरंगजेब, है ना। 1656 से लेके 1707 तक आगे औरंगजेब आगे। फिर आगे हमारे पास बहादुर शाह। फिर आगे हमारे पास बहादुर शाह, 1707 से लेके 1712 तक। बहादुर शाह के बाद आगे हमारे पास जहांदर शाह। जहांदर शाह का जो ड्यूरेशन था वो 1712 से लेके 1713 तक था। तो जहांदर शाह के बाद हमारे पास भाई साहब आते हैं फारूक सियार। फारूक सियार, और इनका ड्यूरेशन था 1713 से लेके 1719 तक। ठीक है। तो आप लोग कॉपी पे लिखो बाजी सब्जी फार मां साहब। फार तक आप देखो, मैं बात कर रहा हूं, 1717 की बात कर रहा हूं। तो 1717 में आपको दिखेगा, ये देखो 1713 से लेकर 1719। तो 1717 में मुगल एम्परर कौन थे? हमारे फारूक सियार। तो फारूक सियार को ना बड़ा नलायक आदमी बोला जाता है, बड़ा नलायक मुगल एम्परर के तौर पे इसको कहा जाता है। ठीक है जी। अब देखो जी, 1717 में एक और फरमान जारी होता है जी। बात सुनना बच्चे ध्यान से। 1717 में एक और फरमान जारी होता है। ठीक है, फरमान क्या जारी होता है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है। एग्जाम्प्ट किया कर दिया जाता है फ्रॉम पेइंग कस्टम ड्यूटी, नॉट ओनली फ्रॉम बंगाल, नॉट ओनली फ्रॉम बंगाल, डेक्कन, साउथ का जो इलाका था मुगल एम्परर के अंदर, वहां पे भी उनको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। गुजरात में भी उनको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक रॉयल फरमान जारी करवाते हैं जी। ठीक है, सुनो जी। एक तो औरंगजेब ने किया था, औरंगजेब के बाद आया फारूक, जो आए दो आए, उसके बाद आया फारूक सियार। तो फारूक सियार ने भी ना रीअफॉर्म किया, फर्दर एफर्मेशन किया, अफॉर्म किया कि भाई जो औरंगजेब का जो जो फरमान था उसी को फर्दर एक्सटेंशन किया, एक और लाइफ दी। लाइफ के देने से मतलब हो गया कि भाई वो बंगाल में कस्टम ड्यूटी उनको पे नहीं करना है। Also in Gujarat and Deccan, East India Company was exempted that they should not pay any form of custom duty in those area under the jurisdiction of the Mughals। ठीक है। अब एक बात और है जी, बात और ये है कि भाई इनको एक और परमिशन मिल गई थी। ये आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। माइंटिंग ऑफ ओन करेंसी, माइंटिंग ऑफ ओन करेंसी कहने का मतलब क्या हो गया कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑथराइज किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑथराइज किया कि वो अपनी करेंसी खुद बना सकते हैं, और उनकी जो करेंसी जो होगी ना वो मुगल एम्परर के एरिया में भी क्या होगी, वैलिड होगी। मेरी बात समझ आ रही है?
तो माइंटिंग ऑफ ओन करेंसी का इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी करेंसी को माइंट करने का जो राइट जो था वो किसने दिया था? ये राइट दिया था फारूक सियार ने। और फारूक सियार कौन था? ही वाज मुगल एम्परर ड्यूरिंग द ड्यूरेशन 1713 से लेके 1719 तक का जो ड्यूरेशन था, उस समय पे वो क्या थे? मुगल एम्परर थे। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो बच्चे आपको याद रखने हैं रिलेटेड टू मुगल, रिलेटेड टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है बच्चे, अब देखो जी, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? फ्रेंच के बारे में बात करेंगे। बात समझ आई बच्चे? फ्रेंच, फ्रेंच से मतलब हो गया फ्रांस के लोगों को फ्रेंच कहा जाता है। ठीक है, देखो 3 यूरोपियन पावर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। एक हमने बात किया किसके बारे में? पोर्तुगीज के बारे में। दूसरी हमने बात की किसके बारे में? डच के बारे में बात की। तीसरी हमने बात की किसके बारे में? इंग्लिश के बारे में बात की। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? फ्रेंच के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है जी, अब बात ऐसे है कि भाई फ्रांस के लोगों को फ्रेंच कहा जाता है। अगेन फ्रांस जो कंट्री है ये हमारी यूरोपियन कंट्री है। और फिर हमेशा की तरह बार बार रिपीट करूंगा कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, उसको आपने याद रखना है। ए नासा अंटी जूरोलिया, नासा अंटी जूरोलिया। पहले ए का मतलब आपका एशिया, दूसरे ए का मतलब आपका अफ्रीका, एन ए का मतलब आपका नॉर्थ अमेरिका, एस ए का मतलब है जी साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, और ये क्या आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया। और फ्रांस जो कंट्री जो है ना, फ्रांस कंट्री जो है इट बिलोंग्स टू कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट है हमारा यूरोप। और फ्रांस के बच्चे इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है जी। ठीक है, फ्रांस के जैसे क्लाइमेट चेंज का इश्यू हो, ठीक है, टेररिज्म का इश्यू हो, अभी कोविड 19 में किस तरीके से कोविड 19 पैंडेमिक को निपटना है, फ्रांस क्लोजली वर्किंग विद इंडिया। ठीक है, और फ्रांस की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमने जो राफेल फाइटर जेट है, जो एयरफोर्स राफेल फाइटर जेट, ठीक है, जिसको कहा जा रहा था कि भाई अब हमने खरीद लिया है, अब हम चाइना की ऐसी की तैसी कर देंगे। ठीक है, राफेल फाइटर जेट इसको बनाया था फ्रांस की एक कंपनी है डसाल्ट एविएशन, उसने राफेल फाइटर जेट को बनाया और इसी फाइटर जेट को हम फ्रांस से खरीद रहे हैं जी। ठीक है, फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल भी आपको पता होगी, फ्रांस की कैपिटल है हमारे पास क्या है जी? पेरिस। और इनके जो पीएम हैं उनका नाम है जी इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन इज, सॉरी नॉट पीएम, ही इज प्रेसिडेंट। वहां पे पीएम नहीं होता, वहां पे प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस है हमारे पास इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस की कैपिटल जो है दैट इज कैपिटल इज पेरिस। और उनकी जो लैंग्वेज जो कॉमनली बोली जाती है वो है आपकी फ्रेंच। ठीक है बच्चे, अब देखना जी, अब सबसे लास्ट में अगर कोई यूरोपियंस हमारे देश में आए थे, वो आए थे हमारे पास, वो आए थे हमारे पास फ्रांस। और फ्रांस, फ्रांस और ठीक है, ये आए थे हिंदुस्तान में 1664 में। एक बात और कहूंगा बच्चे, उस समय फ्रांस में भी ना ये मोनार्किल फॉर्म ऑफ सिस्टम हुआ करता था, मतलब राजतंत्र हुआ करता था। तो उस समय के जो वहां के राजा जो थे ना, वो हुआ करते थे लुइस 14, याद रखना बच्चे, लुइस 14। और जैसे जम्मू कश्मीर में जो आए थे ना, ये डोगरा रूलर्स थे, ये हमारे पास हरि सिंह, प्रताप सिंह, गुलाब सिंह जो थे, दे बिलोंग टू डोगरा डायनेस्टी के तौर पे। लुइस 16, ये जो डायनेस्टी थी, ये डायनेस्टी को बोलते हैं बोरबान डायनेस्टी। बोरबान डायनेस्टी, बोरबान के बिस्किट भी आप लोग खाते होंगे, ठीक है ना। तो बोरबान डायनेस्टी से संबंध रखते थे कौन कौन? लुइस 14। और 1664 में एक कंपनी बनती है, उस कंपनी का नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जैसे इंग्लैंड भी प्रॉफिट कमा रहा था, इनको भी लगा कि अब हमें भी हिंदुस्तान में जाना चाहिए, वहां के उन लोगों के साथ हमने क्या करना चाहिए? ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, और जो हमारे पास ये जो थे फ्रांस जो थे, ठीक है, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री इन्होंने स्टैब्लिश की थी 1668 में। अगेन कहां पे? 1668 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। कहां पे स्टैब्लिश की थी? सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो थी वो इन्होंने स्टैब्लिश की थी। ठीक है बच्चे,
अब चुपचाप करके ना अच्छा खासा इनका बिजनेस चल रहा था, अच्छा खासा इनका बिजनेस चल रहा था। होता क्या है कि 1742 में होता क्या है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर आते हैं हमारे पास, लॉर्ड डुप्ली। लॉर्ड डुप्लिक्स के तौर पे, लॉर्ड डुप्लिक्स कौन थे? जे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे, ठीक है। ही वॉज वेरी एम्बिशियस पर्सन। वो चाहता था कि जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया है, अपना पॉलिटिकल एक्सपेंशन किया है, ठीक है, वो भी चाहता था कि हम लोग भी इंडिया में और ज्यादा एरिया कैप्चर करें और वहां पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टैब्लिश करें, ठीक है जी। जैसे जो अपना एरिया स्टैब्लिश करेंगे तो ऑब्वियसली है जो कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे, किसके? ब्रिटिशर्स के कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे। और फ्रांस, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में 4 लड़ाइयां होती हैं जी, ठीक है। और इनकी लड़ाइयों को कहा जाता है, इनको कहा जाता है फर्स्ट कर्नाटिक वार, सेकंड कर्नाटिक वार, थर्ड कर्नाटिक वार, एक ये है। एक और लड़ाई है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ वांडीवश, बैटल ऑफ वांडीवश या बैटल ऑफ बंदवाशी, ठीक है बच्चे। अब एक बात हो, कर्नाटिक क्या है अभी बताता हूं, पहले टाइमलाइन देख लो कि पहली जो इनकी लड़ाई हुई थी, इनकी जो पहली लड़ाई हुई थी दैट वाज इन द ईयर 1746 से लेके 1748 तक, और दूसरी होती है 1749 से लेके 1756 तक, ये 1754, 1754। और तीसरी जो लड़ाई होती है 1758 से शुरू होती है 1763 तक। आप लोग टाइमलाइन लिखो क्योंकि हम हर एक बार को आराम से डिस्कस करेंगे। तो बैटल ऑफ बांडीवश हमारी होती है 1760 में होती है जी, ठीक है, बैटल ऑफ बंदवाशी। ओके, अब देखो जी, कर्नाटिक शब्द आपको समझाना है। दूसरा, तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है बंदवासी, जगह का नाम है जी। वहां पे फ्रेंच फोर्सेस वेयर एज ब्रिटिश फोर्सेस दे वर अगेंस्ट टू ईच अदर, वहां पे इनकी बीच में फाइट होती है जी, ठीक है। और इस लड़ाई में, चारों लड़ाइयों के बाद का जो नेट कंक्लूजन जो था कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हार का सामना देखना पड़ा था, ठीक है। और हार का सामना इनको देखना पड़ा था लेटर ऑन। फिर उसके बाद, ठीक है, ये सिर्फ 2-3 इलाकों पे इन्होंने रूल किया था। जैसे एक इलाका आपको पता भी होगा, पौंडीचेरी के नाम से कहा जाता है। जैसे गोवा पोर्तुगीज के अंडर था, पौंडीचेरी जो था, पुडुचेरी भी बोलते हैं उसको, वो भी किसके कब्जे में था? दैट वाज अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ द फ्रेंच फोर्सेस। वो 1954 में इन्होंने खुद ही हैंड ओवर कर दिया था। किन्होंने? फ्रांस ने हैंड ओवर कर दिया था। क्या चीज बोला? पुडुचेरी किसको हैंड ओवर किया था? इंडिया को। लेकिन पुर्तगीज के साथ हमको हमको फाइट करनी पड़ी थी। फ्रांस ने अपनी समझदारी दिखाते हुए खुद ही अपना वो वाला एरिया इंडिया को हैंड ओवर कर दिया था, ठीक है जी। अब मैं बात करूंगा कर्नाटक के बारे में, ठीक है। अब देखना बच्चे, अगर आप लोग इंडिया का मैप देखोगे, इंडिया का मैप देखोगे तो ये आ गया हमारे पास साउथ इंडिया, ठीक है बच्चे। ये जो वाटर बॉडी है इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और आपको पता है, अगर आप देखोगे जहां पे जो माउंटेन्स हैं उसको बोला जाता है वेस्टर्न घाट्स। क्या बोला जाता है? वेस्टर्न घाट्स। और जहां पे जो माउंटेन्स है ना, इसको कहा जाता है ईस्टर्न घाट्स, इसको कहा जाता है ईस्टर्न घाट्स। तो बे ऑफ बंगाल से शुरू हो जाओ और ईस्टर्न घाट के बीच का ये जो इलाका है ना, इसको बोला जाता था कर्नाटक। क्या बोला जाता था? कर्नाटक। बे ऑफ बंगाल से लेके ईस्टर्न घाट का बीच का जो इलाका है इसको बोला जाता है कर्नाटक। तो आज के समय की बात करें तो कुछ इलाका जहां पे आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास तमिलनाडु वाला इलाका आ जाएगा, और ऊपर चले जाओ तो आंध्र प्रदेश वाला इलाका हमें देखने को मिलेगा। तो ईस्टर्न घाट से लेके और ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है, कौन सा है? ये आ गया हमारे पास बे ऑफ बंगाल, इसका बीच को जो इलाका उसको बोलते हैं कर्नाटक बोलते हैं, ठीक है। कर्नाटक वाले जगह पे यहाँ पे 3 लड़ाइयां हुई थी, किसके बीच में? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक है। कल हम और ज्यादा देखेंगे इसको कि कर्नाटक में एक्चुअल में हुआ क्या था, ऐसे क्या कारण बने थे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई हुई थी। एक पॉइंट ये थे, बात याद रखना, 1742 के बाद, 1742 के बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसी थी इंडिया को लेके वो चेंज होगी। चेंज क्यों होगी?
क्योंकि उनका एक नया गवर्नर अपॉइंट हुआ था, लॉर्ड डुप्लेक्स, बड़ा 20-21 साल का लड़का था, उसको अपॉइंट कर दिया गया था। ही वॉज वेरी एम्बिशियस पर्सन। वो भी चाहता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह वो भी अपना पॉलिटिकल एक्सपेंशन करे, अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन करे, ज्यादा से ज्यादा एरिया अपने ऑक्यूपेशन में लाए और वहां पे अपना क्या करे, राज करे। ठीक है जी। तो आज की क्लास में जो मैंने पढ़ाया आई होप आपको समझ आया होगा। तो अगर कोई बच्चा मेरे से पूछना चाहता है तो मेरे से पूछ सकता है। अगर पूछने में हेजिटेशन है तो वो मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकता है इस ऐप में भी, और मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकता है। ठीक है। अगर आपका कोई सुझाव है इस जो रिप्रेजेंटेशन है पढ़ाने वाले को लेके, जो जिस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो अब वो सुझाव जो है आई विल एक्सेप्ट इट। ठीक है। तो थोड़े दिन आपको वेट करना पड़ेगा, फिर क्लासरूम वाला मेरी कोशिश रहेगी क्लासरूम वाला माहौल क्रिएट करूं। ठीक है। यू हैव टू वेट फॉर 4-5 या 6 डेज पे, आप 5-6 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। ठीक है। अगर वो क्योरी है तो मुझे बोल सकता है जी। है कोई पूछना चाहता है जी? चलो ठीक है बच्चे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।